दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए बीकॉम एंट्रेंस की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या अगर आप जो है सीयू सेट के थ्रू एग्ज़ाम देने वाले हो, क्लियर, या आप अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो नेट जेआरएफ के लिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीए फाउंडेशन के लिए, सीएस फाउंडेशन के लिए, सीएमए के लिए, तो उन सभी जगहों पे अगर आप क्लास 11th में हो तो उन सभी चीज़ों के लिए आपका ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। ठीक है, ये इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिस पे कि आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग बेस करता है। क्लियर, तो मैं बोलूँ कि अगर आपकी जो अकाउंटिंग काम करती है, जो अकाउंटिंग पूरा वर्क करता है, ये जो सिस्टम पूरा वर्क करता है वो बेसिकली इसी इक्वेशन के ऊपर काम करता है। तो इसी इक्वेशन के बारे में बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल आपके लिए वीडियो रहेगा ये। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे सर, इसके बाद हम लोग देखेंगे पूरे जो अकाउंटिंग के प्रोसेस हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सभी चीज़ें। ठीक है, आइए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ आपको बता दूं। तो मेरा नाम है बच्चों लक्ष्मी शंकर गुप्ता। मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूं। मैंने जेआरएफ क्रैक कर रखा हुआ है। मेरा एमकॉम और बीकॉम दोनों कंप्लीटेड है और मेरा बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम में 7th रैंक आई थी जनरल में और 3rd रैंक मेरी ओबीसी में आई थी। ठीक है, तो मेरे गाइडेंस के हिसाब से अगर आप चलते हो तो डेफिनेटली आपके भी रैंक आने वाले हैं। ठीक है, कंटेंट यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। देखिए, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि मेरे बिजनेस में क्या होता है ना बच्चों, मेरे बिजनेस में होता है एसेट्स। सर एसेट्स का मतलब क्या हो गया? सर एसेट्स का मतलब होता है जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है, जो आपके रिसोर्सेस हैं। क्लियर, तो मैं इन सिंपल लैंग्वेज बोलूँ कि जितनी भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस पे कि उसका हक होता है उसको हम बोलेंगे एसेट्स। क्लियर, अब लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? देखो, एसेट्स मतलब हो गया सर प्रॉपर्टी। और मैं अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ या दूसरे लैंग्वेज में बोलना चाहूँ कि देखो बच्चों, हमने आज पैसा लगाया, आज एसेट्स में, प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगाया, तब जाके मेरे पास एसेट्स आई है, ये प्रॉपर्टीज़ आई है मेरे पास में। क्लियर, तो देखो होता क्या है कि आज पैसा लगाया और फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे, फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी से हम बेनिफिट लेंगे, अपने बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे। लायबिलिटीज़ क्या होता है बच्चों? आपने आज फ़ायदा ले लिया, आज बेनिफिट ले लिया और उसका रीपेमेंट आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? जस्ट रिवर्स है। आपने पैसा आज लगाया सॉरी, और आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे बेनिफिट आपको आज मिल रहा है और पैसा जो है वो फ्यूचर में देना पड़ेगा। ठीक है, पैसा आपका फ्यूचर में देना पड़ेगा। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने अपने क्रेडिटर से, सर क्रेडिटर कौन होते हैं? जैसे सपोज कर लीजिए आपने किसी से गुड्स परचेज कर लिया उधार पे, उधार पे आपने सामान खरीद लिया, आपको बेनिफिट आज ही मिल गया, ये पैसा आज मिल गया आपको, अब इसको रिटर्न जो करना है वो फ्यूचर में करना है। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि एक तरीके की लायबिलिटी है। लायबिलिटी को आप समझ सकते हो कि कर्ज, हम बोल सकते हैं कि जो कर्ज होता है वो बच्चों लायबिलिटी हो जाता है। क्लियर, तो मैं जिसको बोलूँ कि कर्ज है मेरे ऊपर तो ये मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगी। तो कर्ज का मतलब सर आज आपने फ़ायदा उठा लिया, आज आपने मज़े ले लिए और फ्यूचर में उसके पेमेंट करने हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों लायबिलिटीज़। अब ओनर्स इक्विटी मतलब होता है, ओनर कौन हो गया सर? मालिक। मालिक का जितना भी पैसा लगा होता है बिजनेस में हम उसको क्या बोलते हैं? ओनर्स इक्विटी। अदर लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कैपिटल। ठीक है, तो मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ कि अगर इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम जो है इक्वेशन के फॉर्मेट में दिखा दें तो ये बेसिकली कुछ और नहीं होगा बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए होगा क्या कि होता क्या है ये इक्वेशन सर इक्वल कैसे है? देखिए होता क्या है, जैसे कैपिटल मतलब सर मैंने जो पैसा लाया, मैंने जो पैसा बिजनेस में लगाया, सपोज कर लीजिए मैंने 2 लाख रुपीज़ लगाया। ठीक है, 2 लाख रुपीज़ लगा दिया और हमने दूसरे से पैसा लाया, यानी कि बोल दीजिए आप लोन। क्लियर, मैंने जो दूसरे से पैसा लाया सपोज कर लीजिए उसको हम बोल देते हैं 1 लाख रुपीज़। ये सारा पैसा लेकर के हमने क्या किया,
ये सारा पैसा लेकर के हमने एसेट्स खरीद लिया। एसेट्स बोले तो प्रॉपर्टी, क्लियर, एसेट्स बोले तो प्रॉपर्टी। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि मेरे पास मतलब ये मेरा पैसा है, ये मेरा पैसा है, ये दूसरे का पैसा है, ये दोनों पैसा मिला के हमने क्या खरीद लिया बच्चों, अपने प्रॉपर्टी खरीद ली, अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी खरीद लिया। तो यही तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है कि आपकी जो कैपिटल है, आपका कितना पैसा लगा है और आपका कितना लोन है, मतलब आपने दूसरे से कितना पैसा लिया है, इन दोनों का टोटल आपका दिखाता है एसेट्स में। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि आपके एसेट्स में कितना, आपकी प्रॉपर्टीज़ में कितना आपका अपना पैसा है और दूसरे का पैसा है, ये बेसिकली कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इक्वेशन आपको प्रेजेंट करता है या प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। क्लियर। तो आइए बात कर लेते हैं, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में पढ़ते हैं क्या लिखता है। तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट एसेट्स, डिफरेंट ढेर सारे एसेट्स होते हैं बच्चों, हम लोग किसी एक जगह पे पैसा नहीं लगाते, अलग अलग जगह लगाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, द रिलेशनशिप ऑफ different assets, capital and liabilities of the business expressed in a equation form is called accounting equation। अगर हम अपने assets, liabilities और capital को रिलेशनशिप करके दिखाएं, रिलेट करके दिखाएं एक दूसरे से, और वो भी कौन से फॉर्मेट में बच्चों, अगर हम उसको इक्वेशन के फॉर्मेट में दिखाते हैं तो वो जो इक्वेशन निकल के आएगा मेरे पास में वो हो जाएगा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है ये पूरा फाउंडेशन होता है, एज अ बेस वर्क करता है, जैसे कि हमने अभी जस्ट देखा था, एज अ बेस वर्क करता है आपके डबल एंट्री अकाउंटिंग के लिए, डबल एंट्री सिस्टम के लिए ये बेस की तरह काम करता है। इट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन व्हाट इज ओन्ड बाय एन एंटिटी, ये बताता है कि बिजनेस ने कितना अपना ओन करके रखा है, कितना उसके पास एसेट्स है और कितनी उसके पास लायबिलिटीज़ है, ये इक्वेशन हमें ये दिखाता है। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं, अब समझते हैं सर एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं। सॉरी। तो एसेट्स आर कंपनीज रिसोर्सेज दैट द कंपनी ओन्स। क्लियर। तो एसेट्स क्या है, बेसिकली कंपनी का रिसोर्स है जो कि कंपनी ओन करके रखती है, मतलब कंपनी का जिस पे ओनरशिप है। तो बच्चों ओनरशिप कब आएगा, जब हम पूरा का पूरा पेमेंट कर देते हैं। तो मतलब कहने का यही है कि आपने आज पैसे दे दिए और आपकी ओनरशिप आ गई, अब उसका फ्यूचर में आप बेनिफिट लोगे। क्लियर। क्या लगता है, एसेट जो हो सकते हैं बच्चों दो तरीके के हो सकते हैं, एसेट जो है वो टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। सर टेंजिबल मतलब जिसको कि हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल मतलब सर जिसको कि हम टच नहीं कर पाएंगे। क्लियर। सर ऐसा कौन सा एसेट्स होता है, देखते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव अ फिजिकल फॉर्म, जिसका कि क्या है बच्चों, फिजिकल फॉर्मेट है, फिजिकल फॉर्म में है, मतलब एकदम एग्जिस्ट करता है, लोकली हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स इंक्लूड बोथ फिक्स्ड एंड करंट, अब इसमें दोनों चीज़ें आएंगी। फिक्स्ड मतलब कि जो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ निभाएंगी, ठीक है, और जो आपका करंट एसेट्स हो गया जो कि आपका एक अकाउंटिंग ईयर से कम का साथ निभाएंगी। क्लियर। सर ऐसे कौन से एसेट्स हो गए, ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी होगी, जैसे अगर आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, बिल्डिंग में पैसा लगा दिया तो ये आपके लिए फिक्स हो जाएगा, कई साल तक आपको फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आपने कोई गुड्स परचेज कर लिया, स्टॉक परचेज कर लिया, तो स्टॉक और गुड्स में क्या होता है, आप उसको विद इन 1 ईयर सेल आउट कर दोगे, तो यहाँ पे आपका जो साथ है वो 1 साल से कम के लिए निभ रहा है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये आपके लिए करंट एसेट्स हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है बच्चों इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स क्या होता है, अपोजिट ऑफ द टैंजिबल एसेट्स, मतलब सर टेंजिबल को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम ना इसको टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। जैसे सर ऐसे कौन से होते हैं, देखिए क्या लिखता है, इनटैंजिबल एसेट्स लैक फिजिकल सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, ये सब चीज़ें आपकी एग्जाम्पल्स हो जाएंगी इनटैंजिबल एसेट्स का। अब बात कर लेते हैं लायबिलिटीज़ का। लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। लायबिलिटीज़ आर द कंपनीज ऑब्लिगेशन दैट कंपनी ओज का मतलब सर कर्जदार जो होते हैं जिनको हम ओज बोलते हैं, तो कंपनी के ये लोग क्या है, कर्जदार है। तो कंपनी की ये ऑब्लिगेशंस है जिसको कि उसको फ्यूचर में पे करेगा, फ्यूचर में हम क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने उसका फ़ायदा उठा लिया है, ठीक है, या उठाएंगे आगे चल के। तो लायबिलिटीज़ आर द एग्जिस्टिंग डेप्ट ऑफ अ कंपनी। लायबिलिटीज़ क्या होता है बच्चों, जो एग्जिस्टिंग डेप्ट है, हमने लोन ले लिया, अब मेरे ऊपर वो ऑब्लिगेशंस आ गई कि हमें उसको पे करना है फ्यूचर में। क्लियर। एंड द ऑब्लिगेशंस ओन टू द थर्ड पार्टी, और ये जो ऑब्लिगेशंस होती है ना वो थर्ड पार्टी से हम लोग
क्या होती है, थर्ड पार्टी से हम लोग ओन करके रखते हुए हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ओड टू द सप्लायर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि अगर हम किसी से उधार पे गुड्स परचेज करके लेके आते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका अकाउंट पेएबल, जिसको कि हम क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे दूसरे लैंग्वेज में कैपिटल। इसको और दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम लोग कैपिटल बोल सकते हैं। क्लियर। ओनर्स इक्विटी रिप्रेजेंट द अमाउंट ओन टू दी ओनर्स। कितना अमाउंट हमारे ओनर ने लेके रखा है बिजनेस का, या कितना बिजनेस को दे के रखा हुआ है ओनर्स ने। क्लियर। यहाँ पे क्या था, ओन टू दी थर्ड पार्टी, ओन टू दी थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का हमने लिया हुआ है कंपनी ने। यहाँ पे क्या लिखा है, ओड टू दी ओनर्स, तो ओनर से कितना लिया है ये दिखाता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे खुद का पैसा आपने कितना लगाया हुआ है, कंपनी को कितना पैसा खुद का दिया हुआ है और कितना दूसरे का लेके आए हो, तो यही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है। ठीक है। एल्जेब्रिकली द अमाउंट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लायबिलिटी from each side of accounting equation. Owners equity also represent the net assets of the company. net assets का मतलब क्या हो गया सर, assets minus liability, मतलब कितना प्योर ओनर का है, कितना बिजनेस में जो प्योर अमाउंट है, कितना प्योर एसेट्स है वो बिजनेस का है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये पूरी कहानी थी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते कैसे हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे आता है, या उसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे। बच्चों देखिए एग्जाम में आपका जो है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप जो है प्रिपरेशन अपनी 100% करके जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें नहीं लगने वाला, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। आपको हमारा नोट्स जो है हमारे इस टेलीग्राम आईडी से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम आईडी ये है हमारा, आप इसको डाल के अगर सर्च करोगे, नीचे लिंक भी अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो तो वहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर। और उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन मैं अभी जस्ट देना चाहूँगा कि आप टीचमेंट पे हमें फॉलो कर सकते हो। टीचमेंट में मैंने बैच बनाया हुआ है, उसको आप एक बार ज्वाइन कर लो। तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, आपके प्रैक्टिस के लिए MCQ क्वेश्चंस लेके आता रहता हूँ। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। टीचमेंट एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड करो, मेरा क्लासरूम आईडी डालो, आप मेरे बैच में ऐड हो जाओगे। मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लेके आता रहता हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जाकि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए ताकि हमारे जो क्वेश्चंस आपको मिले वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या लिखता है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर जनवरी 2015। क्लियर। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फॉर्म 20,000। इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया 20,000 रुपीज़ से। ठीक है। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेट बना लिया है। सबसे पहला आपका जो है बिजनेस में डेट आएगा, सबसे पहला वाला। यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी लिख सकते हो, क्वेश्चन जैसा दिया हो। तो 2015 और जो पहला डेट हो जाएगा वो आपका जनवरी 1 हो जाएगा, 1 जन। क्लियर। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। आप बिजनेस स्टार्ट करो तो बिजनेस स्टार्टेड, यहाँ पे हमने लिख दिया स्टार्टेड। क्लियर। और देखिए आपका जो है हर ट्रांजैक्शन का है ना बच्चों, 2 इफेक्ट रहेगा। तो आपको वो 2 इफेक्ट पता लगाना पड़ेगा। और पता कैसे लगेगा बच्चों, प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको जो 2 इफेक्ट वाले प्रॉब्लम्स है वो आप समझ जाओगे कि कैसे 2 इफेक्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फॉर्म। अब देखो क्या हो रहा है, साफ साफ लिख रहा है कि हमने कैपिटल बिजनेस में लगाया। तो एक तो मेरे बिजनेस में क्या आएगा बच्चों, कैपिटल आ जाएगा, बिजनेस में क्या आएगा, कैपिटल आएगा। और दूसरा क्या आएगा, जो कैपिटल हम लगा रहे हैं वो कैश के फॉर्मेट में है। क्लियर। क्वेश्चन में साइलेंट है, इसका मतलब कैश ही लेके आएंगे। तो आपका एक तो एसेट्स बढ़ता है, कैश इज द एग्जाम्पल ऑफ, और या फिर बोल सकते हैं कि इज़ द पार्ट ऑफ एसेट्स। तो कैश इंक्रीज हो गया, तो एसेट्स के अंडर में आपको एक हेडिंग ऐड कर लेनी है, ये हेडिंग हो जाएगी, या बेसिकली आपकी सब हेडिंग है, मेन हेडिंग ये रहेगी। तो एसेट्स आपने क्या, सॉरी एसेट्स के अंडर में कैश करके एक हेडिंग आपने ऐड कर लिया। और लायबिलिटीज़ में आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल है, तो कैपिटल के अंडर में आप कैपिटल यहाँ पे लिख लो। क्लियर। तो अब आप देखो कि यहाँ पे 20,000 रुपीज़ का आपका कैश आ रहा है बिजनेस में। तो बच्चों देखिए मैंने क्या किया, कैश आ रहा है तो 20,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और कैपिटल भी आ रहा है 20,000, तो मैंने यहाँ पे 20,000 लिख दिया। अब हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका क्या होना चाहिए बच्चों, नया इक्वेशन बनेगा।
तो इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन, अब इक्वेशन में सर क्या आएगा, जो एडिशन है उसका वो आ जाएगा। तो 20,000 ये आ गया, क्लियर, और यहाँ पे 20,000 आ गया। और सर कुछ भी नहीं है, तो हर ट्रांजेक्शन जो है मैं उसका जो फाइनल होगा उसको मैं ब्लू कलर से लिखता जाऊँगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आती जाएँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया। अब दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, दूसरा ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास एंड कंपनी फॉर ₹2,000। तो हमने क्या किया है, क्रेडिट पे गुड्स परचेज़ किया है। क्रेडिट पे गुड्स परचेज़ करने वाला उधार पे ख़रीदा है। अब उधार पे ख़रीदा है तो देखिए दो चीज़ें होंगी, एक तो आपके पास में गुड्स आएगा, आपके पास में बच्चों क्या आएगा, गुड्स आएगा, और दूसरा आपने उधार पे ख़रीदा हुआ है, क्रेडिट पे परचेज़ किया है, तो आपकी लायबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी। देखिए आपने फ़ायदा आज ही ले लिया, पेमेंट आपको फ्यूचर में करना है, तो बच्चों आपकी ये लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और लायबिलिटी के नाम पे क्या बढ़ जाएगा, आपका क्रेडिटर बढ़ जाएगा। क्लियर। तो देखिए क्या करना है, आपको हेडिंग ऐड कर लेनी है। एक तो कैश में एसेट्स में हेडिंग ऐड हो जाएगी। कौन सी हेडिंग ऐड हो जाएगी बच्चों, स्टॉक के नाम पे, एक स्टॉक के नाम पे हेडिंग ऐड हो जाएगी, और लायबिलिटीज़ में आपका क्रेडिटर आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे इक्वल का साइन, यहाँ पे भी इक्वल का साइन, यहाँ पे भी इक्वल का साइन रहेगा। तो ट्रांजैक्शन हमारा डेट क्या है ट्रांजैक्शन का, 2 ऑफ जैन। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ गुड्स परचेज। क्लियर। आइए, तो गुड्स जो परचेज़ किया आपने, कितने का परचेज़ किया है, देखिए 2,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज़ किया है, तो 2,000 रुपया आपका स्टॉक में आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 2,000, और क्रेडिटर आपका 2,000 से बढ़ जाएगा। क्लियर। और कैपिटल और कैश में कोई भी चेंज नहीं है, तो कैपिटल और कैश जो है हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन उसके पहले आप यहाँ पे देखो कि आपका जो ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से जो है दोनों साइड मैच कर रहा है, इधर भी 2,000 और इक्वल्स के इधर भी आपका 2,000 दिख रहा है। क्लियर। तो दोनों साइड आपका जो ट्रांजैक्शन है वो मैच कर रहा है, इसका मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया वो बहुत सही रिकॉर्ड किया है। अब हम यहाँ से बनाएंगे न्यू इक्वेशन। हर ट्रांजैक्शन के बाद बच्चों न्यू इक्वेशन बनेगा। तो कैश में कोई चेंज नहीं है, तो 20,000 हम एज इट इज़ लिख दें, प्लस 2,000 आपके पास स्टॉक आ गया। अगला पॉइंट, आपके पास क्रेडिटर आ गए हैं 2,000 रुपीज़ के अब, और आपके पास जो कैपिटल है वो भी 20,000 का एज इट इज़ दिखेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ये प्लस का साइन हम लोग यहाँ पे देंगे। ये प्लस हो गया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखता है, 4 वाला, बॉट प्लांट फॉर कैश। तो प्लांट बेसिकली क्या है बच्चों, आपके लिए एसेट्स है, और कैश भी आपका एसेट्स है। तो प्लांट आपका बढ़ेगा और कैश आपका जाएगा। तो देखिए आपको समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है ये। और डेट क्या है आपकी, 4 तारीख है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, 4, ठीक है। तो प्लांट परचेज्ड, प्लांट परचेज्ड, ठीक है। तो आपका कैश जाएगा 8,000 रुपीज़ से, तो मैं इसको -8,000 लिखूँगा, और एक नया हेडिंग आपका प्लांट बनेगा। क्लियर। एक नया हेडिंग आप लिखिए यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे एक नया हेडिंग आ गया प्लांट, और प्लांट जो है 8,000 से बढ़ जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आपका 0 हो गया, प्लस माइनस 0, और इधर भी कोई भी चेंज नहीं है तो इधर भी 0। तो अब नया इक्वेशन क्या बना बच्चों, यहाँ पे देखिए न्यू इक्वेशन क्या बना, न्यू इक्वेशन क्या बन के आ गया आपके पास में। अब आपके पास कैश कितना बचा, देखिए 20 में से 8,000 गया, बचा आपके पास 12,000 रुपीज़, और आपके पास जो स्टॉक है 2,000 में उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, और 1,000 रुपीज़ का आपका प्लांट बढ़ गया। और उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए 2,000 रुपीज़ एज इट इज़ क्रेडिटर आपके, और कैपिटल में बच्चों कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो ये कैपिटल आपका एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर। आइए अब हम यहाँ पे इक्वल का साइन दे देते हैं दोनों तरफ। अब मेरा क्या बोलता है, अगला पॉइंट है 8 जनवरी को क्या लिखता है, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में परचेज़ किया, तो बच्चों आपने जो है देखिए पहली बात तो आपके पास गुड्स आएगा बिजनेस में, क्योंकि परचेज़ कर रहे हैं गुड्स को, और कैश में परचेज़ कर रहे हैं। सर इसका मतलब कैश जाएगा, हाँ बच्चों एकदम सही बोला आपने, कैश जाएगा, ठीक है। तो अगला जो डेट है वो है 8 को हम परचेज़ कर रहे हैं गुड्स,
तो मैं इसको लिखूँगा गुड्स परचेस्ड। क्लियर, गुड्स जो हम लोग परचेज कर रहे हैं वो कितने का कर रहे हैं बच्चों? हम लोग कर रहे हैं, एक सेकेंड में देख लेता हूँ, आई थिंक 4000 रुपीज़ का है ना। तो आपका कैश जो है वो 4000 से कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ -4000, और गुड्स आपका बढ़ जाएगा, स्टॉक जो है वो 4000 से इंक्रीज़ कर जाएगा। तो देखिए, और दोनों साइड कोई भी चेंज नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपका नॉर्मल है, तो यहाँ पे बाकी जीरो रहेगा। तो अब आपका फाइनल इक्वेशन जो बन रहा है वो देखिए कितना बन रहा है, क्या बनता है, कैसे बनता है। तो न्यू इक्वेशन, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका बच्चों न्यू इक्वेशन बनेगा, और हर ट्रांजेक्शन मैच करना चाहिए दोनों साइड, और हर न्यू इक्वेशन भी मैच करना चाहिए। अगर आप सही तरीके से करते हो तो आपका न्यू इक्वेशन ज़रूर मैच करेगा। क्लियर, तो देखिए ये 8000 रुपीज़ बचे जाएगा, फिर ये 6000 रुपीज़ हो जाएगा। बहुत ध्यान से करना होता है इसको, क्योंकि एक भी गलती आप करोगे तो आगे के सारे ट्रांजेक्शन्स, या बोल सकते हो कि सारे कैलकुलेशंस आपके गलत होते जाएंगे। ये 2000 आपका क्रेडिटर प्लस 20,000 रुपीज़ का आपका कैपिटल। तो इधर का साइड अगर आप देखिए तो इधर आप देखिए तो 22,000 आ रहा है ना। अब एक बार इधर भी हम चेक कर लेते हैं क्या 22 आ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे एक बार ऐड कर लीजिए, 8 और 8 16 हो गया, 16 + 6 22,000। तो बच्चों सही है हमारा सारा कैलकुलेशन अभी तक का। तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ तक सही है। अब आइए नया ट्रांजेक्शन देखते हैं। 12 तारीख को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखिए, गुड्स अगर आप सोल्ड कर रहे हैं तो आपके पास से गुड्स बच्चों चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कैश में बेच रहे तो आपके पास कैश बच्चों आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखता है कि आपका जो गुड्स बिक रहा है वो कैसे बिक रहा है, उसकी कॉस्टिंग कितनी है। उसकी कॉस्टिंग है 4000, और उसमें प्रॉफिट हो रहा है बच्चों 2000 रुपये का। इसका मतलब जो हमने गुड्स सेल किया सर वो 6000 का सेल किया। हाँ बच्चों, एकदम सही बोला आपने, गुड्स जो हमने सेल किया वो 6000 का सेल किया, जिसकी कॉस्ट थी आपकी 4000 रुपीज़। यानी कि अगर मैं बात करूँगा आपके पास स्टॉक कितने का जा रहा है, तो स्टॉक तो आपका 4000 का ही जा रहा है, बट वो जा कितने में रहा है, 6000 में। स्टॉक कितने का जा रहा है, 4000 का स्टॉक आप 6000 का बेच रहे हो, पैसा आपको 6000 मिलेगा, लेकिन स्टॉक आपका 4000 का ही जाएगा। तो बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वो प्रॉफिट हो जाएगा। सर प्रॉफिट कहाँ पे लिखना है, देखिए प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सब आपका ओनर के पॉकेट में जाएगा। ठीक है, देखिए इस ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, ये वाला इंपॉर्टेंट है ट्रांजेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे सेल गुड्स सोल्ड। क्लियर, अब देखिए कैसे क्या करना है आपको ट्रांजेक्शन कैसे लिखना है। पहली बात तो आपके पास में कैश आएगा 6000 रुपीज़, तो कैश वाला मेरा पहला कॉलम था, तो कैश हम लोगों ने 6000 ऐड कर दिया। स्टॉक जा रहा है आपके पास में 4000 रुपीज़ का स्टॉक आप बेच रहे हो। ठीक है, और इन सारे ट्रांजेक्शन से बच्चों आपको क्या हो गया है, प्रॉफिट हुआ है 2000 रुपीज़ का। तो 2000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो सर क्या ये ट्रांजेक्शन आपका मैच कर रहा है क्या, देखिए इधर आपका क्या है, इक्वल्स के इधर सिर्फ 2000 प्लस है, और इधर अगर आप देखिए तो इधर भी तो 2000 प्लस है, 6000 माइनस 4000 2000। क्लियर, तो मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो दोनों साइड मैच कर रहा है। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं, तो इक्वेशन भी मेरा मैच करेगा अगर हम सही इक्वेशन बनाते हैं तो। क्लियर, आइए तो देखते हैं कैसे इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन हम लोग ब्लू कलर से लिख रहे हैं। सर कैश तो आपका बढ़ जाएगा बच्चों, हाँ 14,000 हो जाएगा, और आपका स्टॉक अब सर 2000 का ही बचेगा बस, और आपका प्लांट 8000 रुपीज़ का, ये हो गया 8000 का प्लांट, और आपके क्रेडिटर में कोई भी चेंज नहीं है, वो आपका 2000 का ही दिखेगा। और आपके पास जो कैपिटल है बच्चों वो आपका इंक्रीज़ हो के कितना हो जाएगा, 22,000 रुपीज़, सॉरी ये हो जाएगा 22,000 रुपीज़। क्लियर, आ जाइए इक्वल्स का साइन दे देते हैं हम लोग, इक्वल्स का साइन दे देते हैं दोनों तरफ, बस ये हो गया कंप्लीट। क्लियर, आइए अब हम लोग इधर देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन, पेड टू दास एंड कंपनी। तो दास एंड कंपनी को हम पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो बच्चों कैश चला जाएगा आपके पास से। और ये जो दास एंड कंपनी है ये आपका क्रेडिटर है, तो अगर आप क्रेडिटर को पे कर दोगे तो क्रेडिटर आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका क्रेडिटर भी कम हो रहा है और आपका कैश भी कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है बच्चों, तो देखिए 1000 रुपीज़ का आप पेमेंट कर रहे हो। क्लियर, 1000 रुपीज़ का आप पेमेंट कर रहे हो। क्लियर, आ जाइए देखते हैं। तो डेट जो है आपका वो है
18 18 क्लियर 18। तो 18 को हम क्या कर रहे हैं, कैश पेड, कैश कितना पे कर रहे हैं बच्चों 1000 रुपीज़। तो आपका जो है कैश माइनस हो जाएगा 1000 रुपीज़ से, और आपका क्रेडिटर भी तो कम हो जाएगा 1000 रुपीज़ से। तो इक्वेशन क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या बना बच्चों 13,000 माइनस 2000 प्लस 8000। क्लियर, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग इधर देखते हैं, तो आपका जो अब क्रेडिटर है वो बच्चों अब 1000 का बचेगा, और ये जो है आपका उसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो ये प्लस 22,000 आप लिख दीजिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा। इक्वल्स का साइन लगा देते हैं दोनों तरफ। हर ट्रांजेक्शन में आप देखिए, हर ट्रांजेक्शन हर इक्वेशन में आपको इक्वल्स का साइन देना है, क्योंकि ये इक्वल का साइन दिखाता है कि आपका डेबिट और क्रेडिट मैच करता है, हर बार दोनों साइड जो है वो मैच करेंगे। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, रिसीव फ्रॉम बी बनर्जी। अब ये बी बनर्जी कौन है, इसके बारे में अभी हमने ऊपर नहीं बताया है, तो मैं इस पॉइंट को भी काट दे रहा हूँ। ठीक है, ये बी बनर्जी वाला पॉइंट आप काट दो अभी, क्योंकि ऊपर कौन है बी बनर्जी इसके बारे में कुछ नहीं बताया अभी तक। तो बी बनर्जी वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। तो 25 देखिए क्या बोलता है, सैलरी पे करना है। क्लियर, सैलरी पे करना है। सैलरी अगर आप पे करेंगे तो सैलरी बेसिकली आपका खर्चा है एक तरीके का। क्लियर, और पे करेंगे तो कैश जाएगा। सर फ़ायदा हमने ओनर को दिया, याद होगा ये जो प्रॉफिट था 2000 रुपीज़ का, ये आपने ओनर को दिया। तो जब फ़ायदा आप ओनर को दे रहे हो, सारे प्रॉफिट आप ओनर को दे रहे हो, तो एक्सपेंसेस भी किसको दोगे, ओनर को ही दोगे, है ना। बात समझ में आया। तो ये सारा जो एक्सपेंस है 6000 रुपीज़ का हम ओनर को दे देंगे। ओनर को दे देंगे मतलब कि ओनर में से माइनस कर लेंगे। डेट मेरी 25 है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा सैलरी पेड। क्लियर, कोई भी डाउट आएगी बच्चों आपको कमेंट करके बता देना है कि सर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है। तो सैलरी जो हम लोग 6000 पे कर रहे हैं, तो 6000 रुपीज़ आपका ये माइनस हो जाएगा, और कोई भी चेंज नहीं है। और इसको जो है ये आप कहाँ से माइनस कर लोगे, यहाँ से माइनस कर लोगे। ठीक है, और न्यू इक्वेशन के लिए हम लोग कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो ये आपके लिए बच जाएगा 16000। क्लियर, माइनस करने पे 16000, इसमें कोई भी चेंज नहीं है तो प्लस 1000। ठीक है, और ये आपके लिए बच जाएगा, ये 7000 हो जाएगा कैश रिमेनिंग बैलेंस। फिर 2000 ये प्लस होगा, सॉरी ये सब प्लस चलेगा। देखिए एक गलती जो होती है ना, वो काफ़ी जो बहुत बड़ी गलती होती है, तो हर चीज़ जगह वो गलती होती जाती है, तो आपको बहुत चीज़ ध्यान से करना होता है। क्लियर, अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ न्यू इक्वेशन। होप कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट आएगा बच्चों आप मैसेज कर सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको नीचे गिवन है। क्लियर, अच्छा देखिए, तो आपके पास में ये कैश बैलेंस बचा, मतलब इस ट्रांजेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें आपके पास बैलेंस बच रही है, रिमेनिंग बच रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इक्वल का साइन दे दीजिए दोनों तरफ, ये हो गया। अब आइए अगले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, रिसीव्ड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है बच्चों, अगेन ये कैपिटल में जाएगा और आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए 30 को हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो कैश आपके पास आएगा कितना है, 5000 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 5000 प्लस कर दूँ कैश में, प्लस 5000, और बाकी और कोई चेंज नहीं बच्चों। ये आपके लिए इनकम है, तो यहाँ पे आप ऐड कर दो 5000 रुपीज़। अब इक्वेशन क्या बना, क्या बचा, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 21000 है, प्लस 21000, और इसमें कोई चेंज नहीं है, प्लस 1000। क्लियर, और बाकी उसमें कोई चेंज नहीं है। प्लांट आप एज इट इज़ लिख दो 8000 रुपीज़ का। आपका जो स्टॉक बचा हुआ है 2000, वो एज इट इज़ लिख दो। अब आपके पास जो कैश है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 12000 रुपीज़ का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कैश का बैलेंस इतना लिख दिया, दोनों साइड इक्वेशन बन गया। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा न्यू इक्वेशन।
न्यू इक्वेशन। और लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा बच रहा है पेड वेजेस। ये भी आपके लिए पेमेंट कर रहे हो आप तो कैश जाएगा, वेजेस खर्चा है तो कैपिटल से माइनस होगा 3000 रुपीज़। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका ट्रांजेक्शन कैसे होगा आपका। तो 31 पेड वेजेस, क्लियर। तो वेजेस पे कर रहे हैं 3000 रुपीज़ का, तो कैश आपके पास से चला जाएगा, क्लियर। और आपका ये खर्चा है ना बच्चों, तो ये माइनस कर दो यहाँ से आप। अब फाइनल इक्वेशन बनेगा। फाइनल इक्वेशन ये कितना बचा, ये 19,000 बचा, क्लियर। कैपिटल आपका 19,000 बचा और ये आपका 1000 बचा आपका क्रेडिटर, क्लियर। यहाँ पे आपका ये 9,000 रुपीज़ बच जाएगा प्लस 2,000 रुपीज़ बच जाएगा और ये प्लस 8,000 रुपीज़ बच जाएगा, क्लियर। चलिए इसको ऐड कर देते हैं दोनों साइड। एक सेकेंड, ये 18,000 होगा, सॉरी, ये आपका 18,000 होगा, है ना। तो आप इस 21 में से 3 माइनस कर दो, 18,000 आएगा। और इधर भी ऐसा ही चीज़ें हो गई। अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल इक्वेशन, क्लियर। सारे ट्रांजेक्शन के बाद अगर मैं इधर देखो चेक करना चाहूँ तो इधर का जो टोटल आ रहा है बच्चों वो आपका क्या आ रहा है, 19,000 आ रहा है, क्लियर। और इधर अगर आप देखिए तो इधर भी आपके लिए क्या मिल रहा है आपको, इधर भी आप देखो तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है बच्चों, 19,000 मिल रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है वो दोनों तरफ मैच करता है। जितने भी ट्रांजेक्शन करोगे आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बैलेंसेस में क्या होता है बच्चों, चेंजेस आते रहते हैं, क्लियर। तो ये था पूरा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन। प्रैक्टिस के लिए आप और क्वेश्चन लगाइएगा, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि बाय द चांस अगर क्वेश्चन आ गया तो आप पीछे नहीं हटोगे, आप उसको सॉल्व करके आओगे और 100% मार्क्स जो होगा इस टॉपिक से लेके आओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।